जय श्री राम सभी भाइयों को। आखिरकार 500 साल का जो इंतजार था वो खत्म हुआ। हमारे प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। स्वप्न देखते बाबर के अरमान मिटा कर मानेंगे। भाइयों बहनों, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने जा रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। प्रभु आ रहे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। श्री राम का नारा अयोध्या से लेकर पूरे भारत में गूंज रहा है और भारतवासियों ने अपने अपने तरीके से रामलला का स्वागत किया है। धार्मिक एक्टिविटी चरम पर है, लेकिन इन सब का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये काफ़ी लोग नहीं जानते। तो चलिए आज इस वीडियो के थ्रू हम जानते हैं कैसे राम जी के आने से धर्म का तो विस्तार होगा ही होगा, लेकिन इकोनॉमी भी झूम उठेगी। अयोध्या में राम मंदिर के आने के बाद कितना ज़्यादा खर्चा होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट होने वाली है, रियल एस्टेट सेक्टर में क्या होने वाला है, टूरिज्म सेक्टर में क्या होने वाला है, किस किस सेक्टर में कितना फायदा होने वाला है, कितने एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाले हैं, किन किन स्टॉक्स में तेजी आने के आसार हैं, इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। जय श्री राम बोलकर करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। त्रेता युग में वैसे तो श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया था, लेकिन कलयुग में हमने उन्हें 500 वर्ष का वनवास करवाया है। तो चलिए स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 16वीं सेंचुरी में बाबर ने पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मंदिरों पर अटैक कर दिया था और उन्हें बर्बाद कर दिया। बाद में मुगलों ने एक मस्जिद बनाई जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा गया था, जिसे राम जी का जन्म स्थान और राम जन्मभूमि माना जाता है। मस्जिद का सबसे पहला रिकॉर्ड 1767 का है इन द लैटिन बुक ऑफ डिस्क्रिप्टो इंडिया रिटन बाय जूसेट मिशनरी। उनके मुताबिक मस्जिद का निर्माण रामकोट मंदिर, जिसे अयोध्या में राम जी का किला माना जाता है, और बेदी जहां राम जी का जन्म स्थान है, को नष्ट करके बनाया गया था। रिलीजियस वायलेंस का पहला इंसिडेंट 1853 में रिकॉर्ड किया गया था। दिसंबर 1858 में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने डिस्प्यूटेड साइट हिंदुओं को पूजा करने पर बैन लगा दिया था। पूजा करने के लिए मस्जिद के बाहर एक मंच बनाया गया था। 1980s में द विश्व हिंदू परिषद VHP एफिलेटेड विद संघ परिवार, एक हिंदू राष्ट्रवादी परिवार, ने हिंदुओं के लिए इस प्लेस को रिक्लेम करने के और इस प्लेस पर श्री रामलला का डेडिकेटेड एक मंदिर बनाने के लिए एक नया आंदोलन शुरू किया। VHP ने जय श्री राम लिखकर ईंट और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बाद में प्रधानमंत्री राजीव गांधी की लीडरशिप वाली सरकार ने VHP को फाउंडेशन के लिए आगे बढ़ाने की परमिशन दी। तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी ने फॉर्मल रूप से VHP लीडर अशोक सिंगला को परमिशन दी। इनिशियली भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच यह बात सहमति बनी थी कि शिलान्यास डिस्प्यूटेड प्लेस के बाहर किया जाएगा। हालांकि 9 नवंबर 1989 को VHP नेता और साधु के एक ग्रुप ने डिस्प्यूटेड लैंड के बगल में 200 लीटर यानी कि 7 क्यूबिक फुट गड्ढा खोदकर आधारशिला रखी। वहां गर्भगृह का सिंह द्वार बनाया गया था। इसके बाद VHP के डिस्प्यूटेड मस्जिद से सटी जमीन पर एक मंदिर की नींव रखी। 6 दिसंबर 1992 को VHP के भारतीय जनता पार्टी इस प्लेस पर 1.5 लाख स्वयं सेवकों को शामिल करते हुए एक रैली का आयोजन किया। वायलेंट हो गई, भीड़ सिक्योरिटी फोर्स पर हावी होने लगी और मस्जिद को डिमोलिश कर दिया। मस्जिद के डिमोलिश के रिजल्टेड भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच कई महीनों तक इंटर कम्युनल वायलेंस हुई, जिसके परिणाम स्वरूप बॉम्बे में अप्रोक्स 2000 लोगों की मौत हो गई और पूरे द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दंगे हुए। मस्जिद के डिमोलिश के एक दिन बाद 7 दिसंबर 1992 को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट दी कि पूरे पाकिस्तान में 30 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमला कर दिया है, कुछ में आग लगा दी और एक को डिमोलिश कर दिया गया। बांग्लादेश में भी हिंदू मंदिरों पर हमले किए गए। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकवादियों ने अयोध्या में डिस्ट्रॉय की गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर अस्थायी राम मंदिर पर हमला किया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF के साथ आगामी इनकाउंटर में सभी 5 की मौत हो गई, जबकि घेराबंदी की दीवार तोड़ने के लिए एक आतंकवादी ने ग्रेनेड फेंका, जिसके हमले से एक नागरिक की मौत हो गई। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI द्वारा 1978 और 2003 में की गई 2 आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन में इस बात का एविडेंस मिले कि साइट पर एक हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद थे। आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने कई लेफ्ट लर्निंग हिस्टोरियन पर फाइंडिंग्स को कमजोर करने का आरोप लगाया। इन वर्षों में वेरियस टाइटल और कानूनी विवाद हुए, जैसे 1993 में अयोध्या में पैसेज ऑफ एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एरिया
2019 में अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह डिसीजन लिया गया कि डिस्प्यूटेड लैंड राम मंदिर निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा फॉर्म ट्रस्ट को सौंपा जाएगा। ट्रस्ट का फॉर्मेशन इवेंचुअली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से किया गया था। 5 फरवरी 2020 को भारत की संसद में अनाउंसमेंट की गई कि भारत सरकार ने मंदिर निर्माण की योजना स्वीकार कर ली है और 2 दिन बाद 7 फरवरी को अयोध्या से दूर धनपुरी गांव में नई मस्जिद का निर्माण करने के लिए 5 एकड़ जमीन अलॉट की गई। तो चलिए अब 1 बाय 1 सभी सेक्टर में ध्यान दें कि कितना सब में कितना बूस्ट आएगा, क्या क्या डिफरेंस होगा सभी में। जो पहला सेक्टर जो इसमें इफेक्ट होगा वो है हमारा टूरिज्म का सेक्टर। राम मंदिर के बनने के बाद सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा टूरिज्म सेक्टर पर आएगा। अयोध्या की पॉपुलेशन 55 लाख है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि पूरे साल भर में जो इनके लोकल्स और टूरिस्ट की रेशियो है वो 1:10 रहेगी। मतलब 35 लाख का लोकल है तो 3.5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ एक साल में आएंगे। अभी जब राम मंदिर खुला है तो शुरुआती 2-3 महीनों में तो 3 से 5 लाख टूरिस्ट डेली आने की संभावना है, यानी कि महीने के 1 से 1.5 करोड़ लोग जो है वो आएंगे। तो जब इतने लोग दर्शन करने के लिए आएंगे तो विद फैमिली और राम मंदिर के आसपास का क्राउड रहेगा, साथ ही साथ उसके आसपास के जो एरिया है कई टूरिस्ट प्लेस चमक उठेंगे। जो दूसरा सेक्टर आता है हमारा हॉस्पिटैलिटी का आता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट सीधा साधा हमको दिखता है वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, यानी जो होटल है, रेस्टोरेंट है, ये वाला जो कल्चर है ना, इस टाइम में अयोध्या में 73 होटल अप्रूव हो चुके हैं और 40 का तो कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुका है। सबसे पहले इंटरनेशनल ब्रांड रेडिसन ने अपना होटल अनाउंस किया है और ताज ग्रुप भी अपने 2 होटल अनाउंस कर दिए हैं और ये 73 होटल है। जो इनके अलावा 500 होम स्टे जिसमें 2500 रूम वो भी अप्रूव हो चुके हैं। होम स्टे क्या होता है कि जो लोग फॉरेन से आते हैं या बाहर से आते हैं वो अपने घर में रखते हैं और अपने लोकल जो होते हैं वो वही खाना खिलाते हैं और अपने जो लोकल ट्रेडिशन होता है उसको दिखाते हैं कि हम ये करते हैं। इससे फॉरेनर्स को हमारे कल्चर का पता लगता है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जुड़े 3 शेयर्स में बताता हूँ जिसमें पॉसिबिलिटी है अयोध्या मंदिर खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी तेजी देखी जा सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। प्लीज अपनी रिसर्च करें और मेरे कहने पर कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। इस वीडियो के आधार पर कहीं भी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको नुकसान होता है तो आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। एक कंपनी है प्रवेग लिमिटेड। ये कंपनी इको फ्रेंडली लग्जरी स्टे देने में फेमस है। इनके रिजॉर्ट अयोध्या में मेन मंदिर के काफी पास हैं और 100% बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। लक्षद्वीप वाले मैटर में भी इनके शेयर में काफी उछाल देखा गया था। राम मंदिर के बाद भी एक्सपेक्टेड है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी काफी अच्छी रहने वाली है। सेकंड कंपनी है IHCL इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड, जो कि ताज ग्रुप ऑपरेट करती है। रतन टाटा जी की कंपनी है। इन्होंने अभी अयोध्या में 2 होटल अनाउंस किए हैं और जैसा लक्षद्वीप के बाद भी इन्होंने उस मैटर में भी 2 होटल अनाउंस किए थे, इस मैटर में भी 2 होटल अनाउंस किए हैं। एक्सपेक्टेड है कि ये पूरा फुल बुकिंग चलेगा 2-3 साल तक। एक्सपेक्टेड है कि इतना क्राउड आने वाला है कि 100% होटल बुक रहेंगे क्योंकि डिमांड बहुत है और सप्लाई बहुत ही कम है। एक और होटल ब्रांड है जिसका शेयर ITC लिमिटेड है। अब ITC का होटल पोर्टफोलियो वैसे तो छोटा है लेकिन इसकी भी एक प्राइम प्रॉपर्टी अयोध्या में है और यह भी एक पोर्टल प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। अब एक और सेक्टर जिसमें बूम आने वाला है वो है ट्रैवल सेक्टर। इतने लोग आएंगे तो कहाँ से आएंगे? मुंबई से अयोध्या वीक में पहले एक फ्लाइट चलती थी, अब एक दिन में 4 फ्लाइट चलती है और वह भी फुल चलती है और एयर फेयर अभी आसमान छू रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिनोवेशन किया जा रहा है, वहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट भी शुरू हो चुकी है। रेलवे ने इस ओकेशन के लिए अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं और रेगुलर बेसिस पर कई ट्रेनें चलने जा रही हैं। अयोध्या के आसपास जितने भी जिले बिखरे हुए हैं उन सभी के लिए एक बड़ी 4 लेन का सड़क बना दी गई है। एक और सेक्टर है जिसमें तेजी देखने को मिलेगी वो है रियल एस्टेट। ये एक विजुअल बूम है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद से प्रॉपर्टी के रेट 10 से 20 गुना तक बढ़ गए हैं। जिस जगह पहले मुश्किल से 10-20 लाख रुपए देते थे, आज 2 करोड़ रुपए देकर भी वहाँ जगह नहीं मिल रही है। इसके अलावा यूपी हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी 1200 एकड़ का एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है। वहाँ रेसिडेंट कॉलोनीज बनेंगी, सरकारी गेस्ट हाउस बनेंगे और फ्यूचर में भी बहुत कुछ बनेगा। सरकार ने एक टाउनशिप पर बसाने का भी 5 साल का टारगेट लिया है और वहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ जितने धार्मिक स्थल हैं जैसे हरिद्वार, वृंदावन, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आते हैं वे बहुत महंगे होते हैं। तो उस हिसाब से आपको काफ़ी बूम देखने को मिलेगा। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो यूपी सरकार ने 37 अलग अलग डिपार्टमेंट के 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी वैल्यू 40,000 करोड़ है। लगभग हर डिपार्टमेंट ने उस एरिया में किसी न किसी प्रोजेक्ट को शुरू कर रखा है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन को रिन्यू किया जा रहा है। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिनोवेशन किया जा रहा है। एक नया एयरपोर्ट लाया जा रहा है। गोरखपुर हाईवे को रिडेवलप किया जा रहा है। इसलिए इस तरह की प्रोजेक्ट में सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है। इसी के साथ वो सभी कंपनी जो ट्रैवल बुक करती है, जैसे कि एक कंपनी है इज माई ट्रिप, लक्षद्वीप के बाद उन्होंने
मालदीव का बॉयकॉट किया था, उसके बाद उनके शेयर्स में अब मूवमेंट देखी गई थी। अब उनकी बुकिंग अयोध्या के लिए भी शुरू हो जाएगी और इन सभी तरफ से आप देख सकते हैं कि इनके शेयर में भी तेजी देखी जा सकती है। और सभी छोटी कंपनियां जो स्पेशली तीर्थ यात्रा पैकेज चलाती है, जैसे बसेस होगी, टैक्सीज हो गई, उनका रेवेन्यू भी कई गुना बढ़ने वाला है। इसलिए हमने डिस्कस कर लिया कि कितने यात्री आने वाले हैं, कैसे आने वाले हैं, चाहे वो ट्रैवल बुकिंग हो, चाहे वो होटल होम स्टे हो या रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट हो। आपने देखा होगा कि जब इतने सारे लोग आएंगे, खाएंगे भी तो सही, तो कितने ढाबे, कितने रेस्टोरेंट खुलेंगे और चलेंगे बढ़िया तरीके से। इसके अलावा जितनी भी मर्केंडाइज की चीज़ें हैं, आप यहाँ आएंगे तो वो भी सभी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। खास तौर पर पूजा से जुड़ी हुई चीज़ें, मिठाइयाँ, खिलौने, मालाएं, मंदिर से जुड़े उपहार, टी शर्ट, झंडे, लोगो आदि, ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर आप खर्च करेंगे। और अगर इसे खर्च किया जाएगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि जनवरी में 50,000 करोड़ का बिजनेस होगा। अब उन्होंने एस्टिमेट रिवाइज कर दिया है कि नहीं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस हो सकता है। उन्होंने अपने आसपास के 30 शहरों से फेडरेशन से चर्चा की और उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हो जाएगा। इन सब के साथ जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट होगा, बहुत सारे रोजगार, इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, इतने सारे होटल बनने जा रहे हैं, इतने सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना सब बन रहा है तो उनके लेबर भी चाहिए, इलेक्ट्रिशियन भी चाहिए, कारपेंटर भी चाहिए, आर्किटेक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी काम हो रहा है, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड सभी इंडस्ट्री में ज़बरदस्त बूम देखने को मिलेगा। जब इतना कंस्ट्रक्शन होगा तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो भी मटेरियल है, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, बजरी हो, रोडी हो, उनमें सब में बूम देखने को मिलेगा। चाहे होटल बनेंगे, उसमें टीवी लगेगा, सोफ़ा लगेगा, फ़ैन लगेंगे, लाइट्सें लगेंगी, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है और ज़बरदस्त एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जनरेट होने वाली है। जब इतने सारे होटल बनेंगे तो स्टाफ भी लगेगा, इतनी दुकानें खुलेंगी तो उसमें भी स्टाफ लगेगा, जब इतने सारे रेस्टोरेंट खुलेंगे तो उसमें भी स्टाफ लगेगा। तो आप सोचिए कि कितने ह्यूज लेवल पे रोजगार पैदा होने वाला है और धर्म की जीत के साथ साथ कितनी बड़ी आर्थिक जीत होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ये वीडियो हर राम भक्त तक पहुँचनी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि ये वीडियो हर राम भक्त के फ़ोन में होनी चाहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।